2021 के बाद जम्मू कश्मीर से 4 लोग फिर राज्यसभा पहुंचेंगे। वो 4 कौन होंगे वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन डेट अनाउंस हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है अक्टूबर महीने में। और क्या इसके समीकरण होंगे, कैसे चुनाव होगा, कितनी कितनी सीटें किसके पास हैं, क्या पूरी डिटेल है, हम आपको तफसील में पूरी कहानी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में पहुंचने वाले 4 लोग किन किन रास्तों से गुजरेंगे, यानी कि कितने कितने वोटों के ऊपर सीट का वो पूरा मार्जिन रहेगा, कितने वोट पड़ेंगे, कौन कौन होगा। अब नाम तो बाद में बताए जाएंगे, लेकिन पहले इस खबर के ऊपर दीपक खजूरिया आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं कि आखिर ये चुनाव किस तरीके से होगा, कैसे वहां पर वोट डाले जाएंगे और कितनी परसेंटेज होगी वोटों की, जिसके आधार के ऊपर वो लोग पहुंचेंगे, कौन कौन सी डेट को फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या पूरी डिटेल है। ओवर टू दीपक। तो दीपक आप बताइए कि इस समय आपके पास जो डाटा है कि किस तरीके से चुनाव होगा और कब होने जा रहा है। धन्यवाद पवन जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर 4 सालों के बाद, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि जम्मू कश्मीर में जब आखिरी सरकार थी बीजेपी और पीडीपी की, उस समय ही राज्यसभा के लिए चुनाव हुए थे और फाइनली अब 4 साल के इंतजार के बाद, करीबन 4.5 साल, क्योंकि पिछले जो 4 एमपी थे राज्यसभा के उनको रिटायर हुए, अब 4.5 साल हो चुके हैं। 10 फरवरी 2021 में उनका टेन्योर खत्म हो गया था और तब से लगातार कोशिशें हो रही थी कि राज्यसभा की चुनाव हो, मगर उसी बीच विधानसभा के चुनाव तो हो गए, नई सरकार भी बन गई, मगर राज्यसभा के चुनाव के लिए इंतजार था और वो इंतजार अब खत्म हो गया है। आज 24 सितंबर है, आज नोटिफिकेशन निकल गई है और चुनाव जो है 24 अक्टूबर को होंगे। अब ये जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में दोबारा से एक बार उबाल आ जाएगा, चहल पहल बढ़ जाएगी, क्योंकि राज्यसभा की 4 सीटें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें। और सबसे पहले जो डिटेल है नोटिफिकेशन में वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद समीकरण क्या हो सकते हैं, एनालिसिस हमारा क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे ताकि आप समझ पाओ कि किस तरह के समीकरण बैठेंगे। और फिर जो आपके जो व्यूज हैं इस पे आप साथ साथ में हमें कमेंट करते चलिए कि आप क्या सोचते हैं, आपको लग क्या रहा है। और दूसरी ओर एक और चीज है, साथ साथ शेयर करते चलिए, क्योंकि जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये लाइव में जितनी भी हम डिस्कशन करेंगे मैं और पवन जी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले आज नोटिफिकेशन जो निकली है, इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन चुनावों के लिए वो 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को निकलेगी। लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस, जो नॉमिनेशन भरेंगे उनके लिए आखिरी तिथि 13 अक्टूबर 2025 सोमवार को होगी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रही है, हमने कल भी आपको बताया था अपने शाम के बीटीएच के खास प्रोग्राम में, प्राइम जो डिस्कशन थी कि 13 अक्टूबर से ही विधानसभा सेशन शुरू हो रहा है। उसी दिन पहले दिन ही 13 अक्टूबर को पवन जी जो है लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन होगी। स्क्रूटनी जो है नॉमिनेशन की 14 अक्टूबर को होगी, मंगलवार को। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जो है वो हमारे पास 16 अक्टूबर तक रहेगा समय, गुरुवार को। डेट ऑफ पोल 24 अक्टूबर 2025 शुक्रवार। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 24 अक्टूबर, क्योंकि 23 अक्टूबर को शायद भाई दूज है और उसके बाद जैसे ही दिवाली की छुट्टियां ओवर होंगी 24 को चुनाव होगा। दिवाली की छुट्टियां असेंबली में भी होंगी अगर असेंबली सेशन आगे खींचता है तो। आवर्स ऑफ पोल ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, 9 बजे से 4 बजे तक पोलिंग का समय होगा। सभी 90 के 90 विधायक जो है वो वोट डालेंगे, मगर इस समय 88 विधायक जम्मू कश्मीर में है। बिल्कुल। डेट बिफोर विच इलेक्शन शाल बी कंप्लीटेड, तो वो 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार से पहले ये चुनावी प्रक्रिया खत्म होनी है। 24 अक्टूबर शाम को 5 बजे के बाद वोट्स की गिनती शुरू होगी और बहुत कम वोट है, 24 वोट ऑलमोस्ट एक सीट के लिए आएंगे, इसलिए ये गिनती करीबन 1 घंटे में हो जाएगी और आपको उसी दिन 24 अक्टूबर शाम करीबन 6-7 बजे तक अपने 4 नए राज्यसभा मेंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जो नोटिफिकेशन निकली है, इसमें जो खास पॉइंट मेंशन किए गए हैं उनकी। इसमें साफ तौर पे मेंशन किया गया है, दीज 4 वैकेंसीज आर बीइंग फिल्ड बाय होल्डिंग 3 सेपरेट इलेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑन द सब्जेक्ट।
तो ये बात वही आ गई जो एक समझने वाले हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, कि 3 सेपरेट इलेक्शंस, यानी कि तीन बार होगा। पहली 2 सीटों के लिए एक चुनाव, फिर 1 सीट के लिए चुनाव, और फिर 1 सीट के लिए चुनाव, 3 बार होगा। हाँ बिल्कुल। उसमें एक चीज साफ होती है कि पार्टीज के लिए प्रेफरेंस आपका कौन सा कैंडिडेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एज ईच ऑफ दीज 4 वैकेंसीज फेल अंडर 3 डिफरेंट साइकिल्स, पहली 2 सीटें, फिर 1 सीट और फिर 1 सीट, 3 साइकिल्स के तहत आपके जो है वो कैंडिडेट चुने जाएंगे और ये वोट होंगे। In this context, it is stated that the decision of the Commission to hold separate elections was called in question before the Honorable Delhi High Court in Civil Writ Petition number 132 of 1994। 1994 में एक रिट पिटीशन गई थी, जिसके बाद राज्यसभा को लेकर ये जो प्रक्रिया सारी है ये कोर्ट के थ्रू शुरू की गई थी। ये एक नॉर्मल पुराना जो पॉइंट है उसको मेंशन किया गया है। मगर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पर हम डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही अहम है सबके लिए जानना। जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर सीट्स है 90, 88 इस समय विधायक हैं, क्योंकि बडगाम सीट खाली है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2 सीट पर चुनाव लड़ा था, और नगरोटा खाली है क्योंकि दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी के विधायक थे। वो जब जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो उसके बाद वो सीट पे अभी बाई इलेक्शन नहीं हुआ। दीपक इसमें एक चीज मैं पूछूंगा आपको। डिटेल्स तो हमने बता दी कि कौन सी डेट को क्या क्या होगा। अब हम बात करेंगे कि 88 विधायक हैं जो मतदान में हिस्सा लेंगे, क्योंकि 2 तो नहीं है, बिल्कुल, एक खाली पड़ी है, एक पे दिवंगत है राणा साहब। 88 विधायक हैं। अब कैलकुलेशन पहले 90 के हिसाब से थी, अब 88 के हिसाब से होगी। अपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन जो प्रेफरेंस होगी कैंडिडेट को लेकर पहली सीट पर, उसमें क्या क्या मार्जिन रहेगा? बिल्कुल बाबू जी, वो मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली क्या होता है, जितनी सीट्स उस स्टेट में या उस यूटी स्टेट में होती हैं, उसको हमें डिवाइड करना होता है 4 से। तो 90 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 22 समथिंग आता है उसका गणित, उसमें +1 करना होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर राज्यसभा सीट्स। तो आपको जीतने के लिए जो मार्जिन रहता है वो 23 या 24 सीट का रहेगा। अगर हम अपर साइड लेते हैं तो 24 सीट, तो हमें 24 सीट एक कैंडिडेट के लिए चाहिए, यानी कि 24 वोट चाहिए एक कैंडिडेट के लिए पहली 2 सीटों पे। जहां मैं कह रहा हूं कि 3 जो साइकिल है इलेक्शन का, वो 3 चुनाव होंगे। पहली 2 सीटों के लिए 1 चुनाव, फिर 1 सीट के लिए 1 चुनाव, फिर 1 सीट के लिए 1 चुनाव। इसलिए जो 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकलेंगी दरअसल इलेक्शन की, वो इसी तरह से निकलेगी, पहले आपकी 2 सीटों के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 1 के लिए। अब इसमें एक दूसरी चीज आ जाती है, जैसे आपने बताया इस समय 88 विधायक है, 90 नहीं है, मगर ये सीटों का गणित 90 के हिसाब से चलेगा, क्योंकि हमारी यूटी में सीटें 90 हैं। तो उसमें अब एक और चीज है, जैसे पीएसए में फिलहाल महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं डोडा से, वो इस समय हिरासत में है, जेल में है, कठुआ जेल में। उन्हें इजाजत मिल सकती है क्योंकि वोट डालने की इजाजत होती है, और हो सकता है उससे पहले उन्हें कोर्ट से भी कुछ बाहर भी आ जाए। अगर नहीं भी आएंगे तो भी रियायत मिल जाती है। और एक और चीज है कि अगर आपके विधायक स्टेट से बाहर किसी दूसरी स्टेट में भी वो है, तो भी आपको उसकी इजाजत वोट डालने के लिए आपको वो बेल मिल सकती है। अब इसमें उसको छोड़ा जा सकता है। अब इसमें आ जाता है समीकरण। अब समीकरण बड़े इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिकल वर्कर्स समझना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर की जनता समझना चाहती है। वो समीकरण ये है कि आपकी अगर 23 या 24 सीट्स होंगी पहले 2 सीटों के लिए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ऑलमोस्ट 2 सीटों पर विन विन सिचुएशन बनती नजर आ रही है। अगर हम बात करें सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोalition सरकार की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुल 42 मेंबर हैं, 5 उनके साथ इंडिपेंडेंट हैं जिन्होंने उनके साथ अपना समर्थन दिया हुआ है रिटर्न में, और उनमें से 1 मंत्री भी है सतीश शर्मा, और 4 उनके साथ है। उसके अलावा 6 कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी उनके साथ है, 42 और 5 47 और 6 53 बनते हैं। और एक और विधायक का उनको समर्थन है, वो है सीपीआईएम के कुलगाम से विधायक। लेकिन एक का काम हो गया, विधायक महराज मलिक के लिए समर्थन वापस। मैंने तभी 5 की बात कही। 1 का आया था, 7 इंडिपेंडेंट थे जिसमें से 6 का आया था, और 5 अब रह गए हैं। तो 5 में 42 और 5 47 और 6 कांग्रेस के 53 53, और एक इंडिपेंडेंट, एक सीपीआई के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारगामी, तो हो गई 54। तो 54 में अगर आपकी 24 × 2 करते हैं 48, तो 2 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सिचुएशन नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल। अब
बात आती है बीजेपी पर। बीजेपी के पास मौजूदा 28 विधायक हैं, 29 नहीं है। 28 में अगर 24 या 23 जाते हैं, अगर 23 जाते हैं तो 5 विधायक उनके अगली सीट के लिए बचते हैं। और जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि पहली 2 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जो आएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी अपने प्रेफरेंस रखेगी। मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारती है, तो पहला कैंडिडेट जो उनका स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा उसको पहली सीट पर उतारेंगे जिताने के लिए कि उसको हमने राज्यसभा में भेजना है। वैसा ही बीजेपी करेगी, उसी स्थिति में होगी। हाँ। वो भी तो उसी अब बात आ जाती है दूसरे के लिए विन विन सिचुएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास उतना नंबर है। मगर अब चौथी सीट, बीजेपी अगर एक सीट जीत जाती है तो जो चौथी सीट बनेगी कुल मिलाकर, जिसमें अगर आपको याद होगा पवन जी, 2018 में बहुत जबरदस्त एक जंग हुई थी जहां बीजेपी के चंद्रमोहन शर्मा रह गए थे और गुलाम नबी आजाद जीत गए थे। चौथी सीट का ही रन था जहां पर क्रॉस वोटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर बचते बहुत कम है सभी पार्टियों के पास, और उसमें प्रेफरेंस फिर ये होती है कि जो बड़ा कैंडिडेट है वो अपने हिसाब से चीजें मैनेज करता है। कई बार आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि आपको लोग वोट कर देते हैं, कई बार आपकी पार्टी के समीकरण होते हैं और कई बार समीकरण ऐसे होते हैं जो कि बिहाइंड द चलिए अब बात करते हैं हम कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी। इंडिपेंडेंट को एक साइड पे छोड़ देते हैं जी। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास इस समय 28 विधायक जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपना आंकड़ा पूरा है, लेकिन 6 कांग्रेस हैं। तो क्या एक सीट जो है उसके ऊपर कांग्रेस भी तो दावेदारी ठोक सकती है? देखिए बाबू जी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यही आ रही है कि कांग्रेस दावेदारी इस तरह से ठोक सकती है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने अलायंस के तौर पर एक बैठक कर सकती है कि हमारे 6 विधायक आपको पहले सीट के लिए समर्थन करेंगे और दूसरी सीट के लिए आप हमारा कैंडिडेट उतारिए और आपके अपने जो बचे हुए हैं उनको बोलिए हमारे लिए करिए। मतलब हम आपके 2 जितवा देंगे, आप हमारा 1 जितवाइए। मगर ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अगर 24 का समीकरण बनता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस 5 इंडिपेंडेंट वो आंकड़ा पूरा कर लेते हैं। तो वो ये भी कह सकते हैं कांग्रेस को कि आप अपने लिए मैनेज कर लीजिए, हमारे इंडिपेंडेंट को मिलाकर 2 सीटें हमारी आ जाएंगी, हमें तीसरी चाहिए ही नहीं। अगर बीजेपी अपनी दूसरी सीट उतारती है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। बीजेपी अगर मैनेज करती है पीडीपी प्लस 2 इंडिपेंडेंट कश्मीर के, जिसमें एक इंडिपेंडेंट कश्मीर का जिसमें इंजीनियर रशीद के भाई हैं और दूसरे सज्जाद पीपल कॉन्फ्रेंस से हैं और पहले उनके सहयोगी बीजेपी के रह चुके हैं। और तीसरा, अगर बीजेपी सभी इंडिपेंडेंट्स को मैनेज कर लेती है अपने लिए कि उनकी चौथी सीट के लिए समर्थन कर दीजिए, तो बीजेपी अपने नंबर और सबको मिलाकर एक समीकरण नया बना सकती है। मगर ऐसे केस में देखना यह होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को समर्थन दे रहे इंडिपेंडेंट्स बीजेपी की तरफ झुकते हैं या नहीं। पीडीपी तो आ सकती है, पीडीपी तो आ सकती है, पीडीपी के पास तो 3 विधायक हैं, वो 3 आने से वो काम नहीं बनेगा। अब इसमें सबसे बड़ी एक और चीज आती है पवन जी, ऐसे में जब भी हमने देखा है इस तरह की जब सिचुएशन बनती है पॉलिटिकल, तो उसमें जो पॉलिटिकल पंडित है वो यही चीज कहते हैं कि फिर बात होती है पर्सनैलिटी ड्रिवन कैंडिडेट की। कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। ऐसा चेहरा अगर सामने आता है, इंडिपेंडेंट आ जाए, मान लीजिए जैसे हमने पहले बहुत बार देखा है कि कई बार ऐसा चेहरा उतारा जाता है जिसे बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस सभी समर्थन कर सकते हैं कि यार ये चेहरा ऐसा है और उनको वो बना सकते हैं, उनके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग चेहरा हो जिसे आप जम्मू कश्मीर से, हमने बहुत बार देखा है कि जम्मू कश्मीर के बड़े कद्दावर नेताओं ने बाहर से चुनाव जीते हैं। जैसे गुलाम नबी आजाद ने कई बार लोकसभा का चुनाव भी महाराष्ट्र से जीता था, बिल्कुल, और कई बार राज्यसभा के लिए भी वो दूसरे इलाकों से जीतते रहे हैं। अगर मैं शायद गलत नहीं हूं तो डॉक्टर करण सिंह ने भी राज्यसभा 2 बार जो पहुंचे हैं वो दिल्ली से पहुंचे। तो दिल्ली से मैनेज कैसे होता है कि बड़ी पर्सनैलिटी है, पार्टीज हट जाती है पीछे, फिर पर्सनैलिटी ड्रिवन चीजें आती हैं और मैनेज। मैं तभी कह रहा हूं कि हो सकता है कि कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ जाए। चौथी सीट के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ सकता है, मगर बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस को सीट जाए। ठीक है, वो एक अलग इशू हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी का, तो वो इशू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इशू है। वो तो कांग्रेस पूरे देश भर में है, वो तो पूरे कांग्रेस के साथ तो दिक्कत है ही। कांग्रेस के साथ दिक्कत सिर्फ बीजेपी को रहेगी और ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिसाइड करना है कि क्या वो केंद्र सरकार की बात मानते हुए, केंद्र सरकार को नाराज करते हुए कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, मान लीजिए कि बीजेपी पहली सीट अपनी जीत जाती है जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी एक सीट कंफर्म होगी जी, दूसरी के ऊपर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा
ऑलमोस्ट नंबर हो गया, पूरे हैं, मतलब पूरे हो गए। हाँ। अब एक सीट के ऊपर वही 34 अगर- सीट की बात है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा उम्मीदवार ले आती है जो नॉन पॉलिटिकल हो, लेकिन हो उमर अब्दुल्ला का करीबी या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का करीबी, तो क्या उस स्थिति में बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस मना पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं पवन जी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें नहीं जीतने देगी बीजेपी। हाँ, ये क्लियर है। देखिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अरे कुछ भी होगा, बीजेपी बनिस्पत अगर महबूबा मुफ्ती राज्यसभा के लिए आ जाती है, शायद बीजेपी सपोर्ट कर दे एज ए फोर्थ कैंडिडेट, खुद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा हुआ विधानसभा का। ये याद रखिए, इस समय महबूबा मुफ्ती के पास कोई भी पोजीशन नहीं है जम्मू कश्मीर में। ऐसे में शायद वो चीजें मैनेज कर सके, क्योंकि वो कश्मीर से भी थोड़ी सपोर्ट ले सकती हैं और बीजेपी से बात कर सकती हैं। मगर बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को और ज्यादा पावर देने के लिए वो 3 उनके सदस्यों को राज्यसभा भेज दें, क्योंकि वो अच्छी भली भांति जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस कांग्रेस का है। एक चीज हो सकती है, अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इसमें नहीं जाती है और कांग्रेस हट जाती है इन चुनावों को लेकर, अलायंस में कोई दिक्कत आ जाती है, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। मगर फिर भी बीजेपी किसी कीमत में नहीं चाहेगी कि 4 में से 3:1 का रेशो आ जाए और 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाए और एक बीजेपी। नहीं, इन केस अगर महबूबा मुफ्ती की बात आती है तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती का साथ देगी? देखिए बाबू जी, मैंने फिर वही बात की, ये पर्सनैलिटी ड्रिवन गेम होती है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सोचेगी कि क्या वो किस कैंडिडेट को सपोर्ट करें जो जम्मू से सामने आ रहा है, या बीजेपी का फेवरेबल है, या फिर कश्मीर का एक नेता है। तो ऐसी पोजीशन में कई बार हमने देखा है वोटिंग जो है वो क्रॉस हो जाती है। अभी हमने रिसेंटली भी देखा कि उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए वोट तो क्रॉस हो गए, क्योंकि इनमें साम दाम दंड भेद ऐसे चुनावों में बहुत चलता है। जो कैंडिडेट होता है अपने लेवल पर वो भी चीजें मैनेज करते हैं। तो ऐसे में कौन कैंडिडेट होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट दिन जो है वो 6 अक्टूबर का होगा, जिस दिन नॉमिनेशन फाइल होगी, क्योंकि बिल्कुल ये होगा कि आखिर कौन कौन आता है। और फिर इंपॉर्टेंट 13 अक्टूबर होगा, जिस दिन 13 नहीं 14 अक्टूबर, जिस दिन स्क्रूटनी होनी है नॉमिनेशन का विड्रॉल है, क्योंकि कई बार नाम एक्स्ट्रा आते हैं माहौल बनाने के लिए और उसके बाद वापस होते हैं। तो ये अक्टूबर जो है, ये केवल दिवाली जो है पटाखों वाली नहीं बनेगी, पॉलिटिकल भी बहुत दिवाली है, क्योंकि असेंबली सेशन भी है, राज्यसभा चुनाव भी है। तो जम्मू कश्मीर में सरगर्मियां जो है सर्दियों से पहले बढ़ जाएंगी। तो बिल्कुल अब इंतजार रहेगा कि चेहरे कौन से आते हैं, क्योंकि पूरा दारोमदार उन चेहरों पर होगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा चेहरा ले आए जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी समर्थन कर दे और मजबूरी में कांग्रेस को भी पीछे हटना पड़े। हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसा चेहरा ले आए जिसमें बीजेपी उनका साथ देने पर मजबूर हो जाए और मजबूरी में कांग्रेस भी साथ लग जाए। अब डिपेंड करेगा वो चेहरा कौन होगा, लेकिन पार्टी अपने अपने तौर पे अपने कैंडिडेट्स को तो पहली 3 सीटों पर लाएगी, लेकिन चौथी सीट के ऊपर एक ऐसा चेहरा भी आ सकता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है कि वो नॉन पॉलिटिकल हो सकता है कि वो कोई पुराना पॉलिटिकल लीडर हो जो इस समय आस लगाए बैठा हो कि किसी न किसी तरीके से दिल्ली पहुंचा जा सके, तो हो सकता है उसका नाम भी हो, लेकिन इसका इंतजार रहेगा। खैर, एक लंबे अंतराल के बाद 2021 के बाद राज्यसभा के जो चुनाव यहाँ पर होने थे वो अब होने जा रहे हैं। 4 यहाँ से एमपी जीत कर जाएंगे राज्यसभा में। अब कौन कौन होगा उसका इंतजार तो रहेगा, लेकिन एक बड़ी खबर थी आज की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और साथ में कांग्रेस, पीडीपी और जो इंडिपेंडेंट जो एमएलएस जीते हुए हैं वो अपना अपना मतदान करेंगे। और इसमें एक चीज और दीपक हम भूल रहे हैं, क्या इस पूरी इलेक्शन में जो मेन फैक्टर है जो हमने मिस किया, नॉमिनेटेड एमएलए जो है, क्या वो इस चुनाव से पहले नॉमिनेशन हो जाएगी, क्योंकि उनके पास राइट है वोट डालने का एमपी राज्यसभा को। देखिए बाबू जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार और बीजेपी के ऊपर हमेशा से ऑपोजिशन, क्योंकि मामला कोर्ट में भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगाती है कि बीजेपी ये नॉमिनेशन अपने हिसाब से करवाना चाहती है, मुझे लगता है कि बीजेपी अगर ये नॉमिनेशन पहले करवाना भी चाहती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले नॉमिनेट विधायक कर देते हैं, तो भी इन चुनावों में कोई बीजेपी को लाभ मिलने वाला नहीं है। हम ये साफ बता रहे हैं कांग्रेस और एनसी को कि शायद वो पॉलिटिक्स बनाने के लिए ये कह दें कि उन्होंने अगर कर दिए तो फायदा होगा, वो नहीं होने वाला। वो इसलिए नहीं होने वाला
क्योंकि अगर आप 95 को भी 4 से डिवाइड करोगे तो वो कुछ 24 के करीब बनेगा, और ऐसे में +1 करके 25, तो बीजेपी के लिए तो मुश्किल हो जाएगी कि वो अपने 25 विधायकों को फिर एक तरफ कर देंगे, फिर 3 नहीं वोट डालना है, वोट तो उनके पास 28 के ही आना है। तो इसलिए उसमें दिक्कत शायद उनकी बढ़ जाएगी, और मुझे लगता नहीं है शायद वो करें। हाँ, अगर करते हैं तो शायद उनके ऊपर ये पॉलिटिकल सवाल आए, मगर ऐसे में कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पहले खबरें निकल कर आ रही थी कि नॉमिनेशन में भी शायद 2 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के आए और 3 बीजेपी के आए, यानी कि 2 कश्मीर से आए और 3 जम्मू से आए। तो ऐसे में स्थिति ऑलमोस्ट फिर बराबरी की नजर आएगी, और अगर होते भी हैं तो कोई बहुत लाभ किसी पार्टी को मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर नहीं होते हैं तो फिर हमने आपको जो समीकरण बताया यही है। मगर हमारे दर्शकों के लिए एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि आपको एग्जैक्ट एनालिसिस, एग्जैक्ट एनालिटिकल सिचुएशन पॉलिटिक्स की और इन चुनावों की एक बार दोबारा से आप, अगर आपने हमें सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, यहीं मिलेगी। और बहुत जल्द मैं और पवन जी आपके सामने तकरीबन जो पार्टियां भी जिन नामों को लेकर सरगर्मियां होंगी वो भी सामने कर देंगे। गुत्थम गुत्थी आज से शुरू हो गई होगी पॉलिटिक्स में, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद सभी पॉलिटिकल ऑफिसेस में ये चर्चा शुरू हो गई होगी कि आखिर कैंडिडेट कौन होंगे, क्योंकि बहुत सारे, जैसे पवन जी ने कहा, बड़े नेता जिनको टिकट नहीं मिली थी विधानसभा में, इंतजार में बैठे हैं कि आखिर अब हमारा नंबर राज्यसभा का लगने वाला है। और कई तो ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से भी सेटिंग शुरू कर दें, क्योंकि वोट तो आखिर इधर उधर होगा। तो अब देखना यह है कि सरगर्मियां कितनी बढ़ती हैं। मगर नोटिफिकेशन आने के बाद पॉलिटिकल जो गर्मी है वो बढ़ जाएगी जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं, उस चेहरे का भी इंतजार रहेगा जो 4th सीट के लिए आएगा। बाकी 3 चेहरे तो पार्टियां अपने अपने लाएंगी ही, लेकिन एक चेहरा सबको हैरान करेगा, सब लोगों को ऐसा शॉकिंग होगा कि ये चेहरा कहां से आ गया। वो हम भी आपको बताएंगे बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम में कि एक ऐसा चेहरा इसमें आने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। धन्यवाद।